प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास आपकी बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स की पेपर फर्स्ट क्वांटम का लेक्चर नंबर 56। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम पढ़ रहे थे सीमित आयताकार विभव सीडी। ठीक है, फाइनाइट रेक्टेंगुलर पोटेंशियल स्टेप, इसको हम स्टडी कर रहे थे। चित्र हमने बना लिया था, देख लिया था, और उसका मैथमेटिकल जो उसमें कंडीशंस थी वो भी लिख ली थी। उसके बाद क्षेत्र 1 यानी रीजन 1 के लिए हमने जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की जीरो रहती है उस कंडीशन में वो इक्वेशन हमने निकाली थी, श्रोडिंगर इक्वेशन। उसके बाद फिर हमने रीजन 2 को लिया था। रीजन 2 में हमने केस लिया था जब P इज लेस देन V नॉट, E का मान V नॉट से कैसा है, कम है। इस वाले केस को हम लेकर स्टडी कर रहे थे। तो कहाँ तक है, चलो उसके आगे हम स्टडी करते हैं। ठीक है, देखिए क्या था, डेल क्यू साइन 2 और डेल एक्स स्क्वायर, डेल क्यू साइन 2 डेल एक्स स्क्वायर, और क्या था यहाँ पर बीटा की वैल्यू हमने रख दी थी। ठीक है, बीटा की वैल्यू क्या थी बीटा स्क्वायर की, 2m ब्रैकेट में v नॉट माइनस ई अपॉन एच का स्क्वायर। तो यह क्या आ जाएगा आपका साइन 2 बराबर 0। इसको हमने मान लिया था समीकरण नंबर 5। क्या माना था हमने इसको, समीकरण नंबर 5। ठीक है, तो समीकरण 5 का जो हल होगा इस प्रकार का समीकरण आप उसमें पढ़ चुके हैं इससे पहले, जो एक द्विमीय विभव सीडी थी उसमें भी। देखिए जरा क्या है, समीकरण 5 का हल निम्नलिखित होगा। अब वो आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि समीकरण 5 साइन 2 फंक्शन के लिए द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, इसका हल निम्नलिखित होगा। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं उसमें ना। क्या होगा इसका, साइन 2 इक्वल कैपिटल A और कैपिटल B जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उनका यूज हो गया है। अब जो यूज होगा इनको हम C और D, कैपिटल C और कैपिटल D, C की पावर बीटा एक्स, जहाँ माइनस होता है तो उस कंडीशन में यहाँ आयोटा नहीं आता, अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ पर आयोटा आता है। मैथमेटिकल वो है फॉर्म। ठीक है, प्लस D की पावर माइनस बीटा एक्स, थोड़ा देर समीकरण नंबर 6। ठीक है, अब आपके पास ये आ गया C की पावर बीटा एक्स और ये आ गया। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब इसमें हम जो लिमिट कंडीशन होती हैं उनको अप्लाई करेंगे कि जो सतत होते हैं ना, जैसे x बराबर 0 पर साई 1 और साई 2 क्या होंगे, सतत। अब हम उसके जो आंशिक अवकलज होंगे वो भी क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे। ठीक है, चलिए समीकरण 76 हो गया। x बराबर 0 पर फलन साई 1 और साई 2 संतुष्ट होते हैं तथा इसके साथ इनके आंशिक अवकलज, इनके आंशिक अवकलज भी संतुष्ट होंगे। ठीक है, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्या आ जाएगा, साई 1 बराबर साई 2।
इसमें होंगे x बराबर 0 पर। साइन में क्या है, लिख लो a e की पावर आयोटा अल्फा x प्लस b e की पावर माइनस आयोटा अल्फा x। साइन में क्या है, c e की पावर बीटा x प्लस b e की पावर माइनस बीटा x। ये आ गया। x बराबर आप क्या रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे। x बराबर 0 रखो, देखो a e की पावर 0, b e की पावर 0, c e की पावर 0 और d e की पावर 0। ये आ गया। इसको हटा दो। a प्लस बी बराबर निकलेगा आएगा c प्लस डी। इसको डाल देंगे हम समीकरण नंबर 7। क्या आएगा समीकरण नंबर 7 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्या होंगे, इनके आंशिक अवकलज भी संतुष्ट होंगे। लिखनी है आंशिक अवकलज भी। आंशिक अवकलज क्या हो जाएगा, डेल साई 1 डेल एक्स x बराबर 0, डेल साई 2 डेल एक्स x बराबर 0। ठीक है, इतना जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंशियल कर लो, क्या आ जाएगा, a आयोटा अल्फा e की पावर i अल्फा x माइनस b आयोटा अल्फा e की पावर माइनस अल्फा x। इतना आ गया। ठीक है, बराबर। इसके बाद यहाँ आगे जगह नहीं है तो इसके बाद जो है यहाँ से लिख रहा हूँ, बराबर c बीटा e की पावर बीटा x माइनस d बीटा e की पावर माइनस बीटा x। ये तो हमने डिफरेंशियल कर लिया। अब x बराबर कितना रखेंगे हम, 0। ठीक है, करो इसको। क्या जाएगा, अब कर देते हैं इसको सोल्व। देखिए जरा क्या है, x बराबर क्या रखते हैं, 0 रख दीजिए इसमें, x बराबर 0। a i अल्फा b i अल्फा ठीक है, ये हमने इसमें रख दिया। अब a i अल्फा माइनस b i अल्फा c बीटा
जरा देखो ध्यान, एक चीज़ समझिए कि इधर जो लिखा हुआ है वो कैपिटल ए और बी है, इधर जो लिखा हुआ है वो बीटा है, सी और डी, और ये है बीटा। तो बीटा और बी में थोड़ा सा डिफरेंस रखना, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप कि बीटा और बी में क्या है, डिफरेंस है। चलिए इधर से कॉमन ले लो आई अल्फा, क्या आ जाएगा ए माइनस बी, इधर से बीटा कॉमन तो आ गया आपका सी माइनस डी, यहाँ से ए माइनस बी का मान निकालो, क्या आ जाएगा बीटा अपॉन आई अल्फा, और ये आ गया आपका सी माइनस डी। इसको डाल दो समीकरण नंबर 8, नोट कर लो पहले इसको। अब समीकरण 7 और 8 को क्या करना है, जोड़ना है। समीकरण 7 कौन सा है, समीकरण 7 है सिंपल, ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी, और ये 8 आपके पास है, तो समीकरण 7 और 8 को जोड़ देते हैं। मत लिखना ऊपर वाली लाइन को, मैंने लिख लिया क्योंकि मेरे पास तो नहीं है, तो आपके पास लिखा होगा तो आपको नहीं लिखना, यहाँ से लिखना। समीकरण 7 और 8 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ दीजिए, देखो LHS को जरा ध्यान से देखो, प्लस बी माइनस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल, ए और ए क्या हो जाएंगे, 2a, ठीक है। इधर बीटा अपॉन आई अल्फा सी माइनस डी, और ये सी प्लस बी, ठीक है, ये आ गया। आई अल्फा का मल्टीप्लाई करो उधर, अब इसको हटाओ पहले समीकरण 8। ये आ गया, ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ओपन कर दो, ये आ गया, ठीक है। और सेपरेट कर लेते हैं सी और डी को, तो सी और ये जो सी है इसमें से सी कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाए, देखो कैलकुलेशन है केवल, ठीक है, इसको करना है। बीटा प्लस आएगा अल्फा, इधर से माइनस डी अगर कॉमन लेते हैं आ जाएगा बीटा माइनस आयोटा अल्फा, और अपोन में आ जाएगा आयोटा अल्फा, ठीक है। ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं इसको। 2 को भी उधर ही ले जाओ, ये जो 2 है इसको भी इधर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा, ये बराबर ये आ गया आपका समीकरण नंबर 9, तो 8 तो था, और ये आ जाएगा आपका, नोट करो उसको बराबर।
चलिए अरे देखो, अब इसको यहाँ पर समीकरण 9 तक निकालें। इसलिए जब हम रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकालेंगे उस वक्त जो है इन मानों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो रीजन 1 को हमने देख लिया, रीजन 2 को भी सॉल्व कर लिया, और हम सॉल्व कर रहे हैं रीजन 3 को, क्षेत्र 3 के लिए। और आपको पता है कि क्षेत्र 3 में भी जो पोटेंशियल एनर्जी है V, उसका मान कितना लिया जाता है? 0 लिया जाता है। ठीक है, उसको करेंगे सॉल्व, करिए। मुक्त समीकरण से तीसरा फंक्शन आ जाएगा। अब फंक्शन कौन सा होगा यहाँ पर? तीसरा, b बराबर 0 रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा? देखो b बराबर 0 रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा इसको डालना है समीकरण नंबर 10। अब जरा ध्यान से देखिए क्या कि समीकरण जो 10 है और समीकरण वो वाला जब रीजन 1 के लिए हमने सॉल्व किया था, यानी साई 1 फंक्शन के लिए सेम समीकरण ऐसे आया था। बस अंतर क्या था, डिफरेंस क्या था कि यहाँ पर है साई 3 और वहाँ क्या था, साई 1 था। यानी रीजन 1 के लिए और रीजन 3 के लिए लगभग सेम आते हैं, बस पार्टिकल्स यानी कण से संबंधित जो तरंग फलन है वो अलग अलग होते हैं। बाकी दोनों में क्या रहता है, सिमिलरिटी रहती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब हम ये कांस्टेंट मानेंगे तो इसको अलग से कांस्टेंट मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हम पहले से ही अल्फा स्क्वायर के बराबर मान चुके हैं। ठीक है, तो समीकरण 10 में ये जो वैल्यू है किसके बराबर है? अल्फा स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, ये होगा। तो ये वैल्यू समीकरण 10 में पुट करो। ठीक है, करो नोट इसको कर दो। चलिए क्या आ जाएगा? डेल 2 साइन बी डेल एक्स
स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साइन 0 समीकरण आ जाएगा 11। इक्वेशन नंबर 11। अब आपको पता है इसका हल क्या होगा, निम्नलिखित होगा, लिख दीजिए। समीकरण 11 का हल निम्नलिखित होगा। लेकिन अब ये ध्यान रखेंगे कि वापस ए कांस्टेंट और बी कांस्टेंट नहीं रहेंगे, कुछ चेंज रखेंगे उसमें। मान लिया कि यहाँ पर अल्फा स्क्वायर सेम है, उसमें साई 1 के लिए और इसमें साई 3 के लिए, लेकिन यहाँ कांस्टेंट जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं स्वेच्छिन्यतांक, उनमें क्या करेंगे, कुछ ना कुछ डिफरेंस रखते हैं। तो डिफरेंस क्या रहेगा, इसको हमने जैसे मान लिया ए डैश ई की पावर आयोटा अल्फा एक्स प्लस बी डैश ई की पावर माइनस आयोटा अल्फा एक्स। ठीक है, तो हटा दो। समीकरण डाल दो इसको बाहर। अब इसमें जरा देखिए, कोई स्टेप 0 होगा। समीकरण 3 जो है वो साइन 3 फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साइन 3 कौन से रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, रीजन 3rd। अगर आप डायग्राम देखोगे जो आपके पास बना हुआ है इस प्रकार से, रीजन 3rd में पहुंचने के बाद कण क्या कौन सी अक्ष के अनुरूप गति करेगा, प्लस x दिशा में जाएगा या माइनस x दिशा में। हमेशा अगर पार कर गया, अगर इसको पार कर यहाँ पहुँच गया, तो हमेशा वो सदैव जो है प्लस x के अनुदिश ही गति करेगा, यानी कि उधर RHS की ओर गति करेगा। इधर ही तो मानी थी ना प्लस, इधर क्या मानी थी माइनस, तो इधर ही हमेशा गति करेगा। तो यानी कि ये वाला जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, एफर्टलेस होगा, प्रभावहीन होगा। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए लिख लीजिए, क्षेत्र 3 में प्रवेश करने के पश्चात क्षेत्र 3 में प्रवेश करने के पश्चात कण सदैव प्लस x दिशा में प्लस x दिशा में गति करेगा। प्लस x दिशा में क्या होगा, गति करेगा। अतः समीकरण 12 में ये जो स्टेप है बीटा डैश माइनस ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, यहाँ की पावर माइनस आयोटा अल्फा एक्स प्रभावहीन है। नोट करो इसको। अतः इसे हम क्या मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं नेग्लेक्ट। क्या मान सकते हैं इसको, नेग्लेक्ट मान लो। क्या बचेगा आपके पास, क्या ये बचेगा।
इसको डाल दिया समीकरण नंबर 13। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या हम सीमांत प्रतिबंध अप्लाई करेंगे। ठीक है, सीमांत प्रतिबंध लागू करेंगे। सीमांत प्रतिबंध जब हम इस पर लागू करेंगे तो होगा क्या कि साई2 व साई3, जब पहला अप्लाई किया था तो साई1 और साई2 के लिए था, अब दूसरा करेंगे तो साई2 और साई3। लेकिन अब जरा ध्यान देखिए, ये x बराबर 0 था, ये साई1 साई2 और ये साई3, और यहाँ x बराबर क्या था a। तो पहली कंडीशन तो ये ली थी हमने, x बराबर 0 पर साई1 साई2 बराबर होंगे, इनके आंशिक अवकलज भी बराबर होंगे। अब क्या करेंगे, x बराबर a स्मॉल a पर साई2 और साई3 क्या होंगे बराबर, और इसी प्रकार इनके आंशिक अवकलज भी बराबर होंगे, इनके साई2 और ये साई3 के। आ रही हो? अब इसी प्रकार से यहाँ पर लगाएंगे। देखिए साई2 व साई3 फलन x बराबर a पर संतुष्ट होंगे, इसी प्रकार इनके आंशिक अवकलज भी संतुष्ट होंगे। ठीक है, चलिए देखिए बराबर कर दीजिए साई2 और साई3 को। साई2 क्या है, c e की पावर बीटा x प्लस b e की पावर माइनस बीटा x, और ये है a डैश e की पावर अल्फा x। ये है x बराबर a। ठीक है, x बराबर a रख दीजिए, क्या आ जाएगा c e की पावर बीटा a d e की पावर माइनस बीटा a बराबर a डैश e की पावर i अल्फा a। ठीक है, ये आ गया आपका समीकरण, कौन सा जाएगा 13 समीकरण आ जाएगा। ठीक है, इसको डाल दीजिए समीकरण क्या है, इसको चलो समीकरण 13 डाल या फिर कितना वो जो साई का मान निकला था ना, साई3 का जो मान था उसको समीकरण 13 डाल के इसको डाल दीजिए। ठीक है, इसको डाल दीजिए 40। अब इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। ठीक है, टाइम हो गया।